हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये इस चैप्टर का 3rd वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके जो है वो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने जो है वो इस चैप्टर की जर्नल रीडिंग के बारे में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको खुद दूंगी करने के लिए, बिकॉज इसमें आपको बताना है, कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है 4 कंट्रीज से रिलेटेड। तो आपको क्या बताना है, आइडेंटिफाई करना है, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और आपको बताना है कि वो कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है, नॉट श्योर है, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक होगी वहाँ पे आप डेमोक्रेटिक लिखेंगे, जो अनडेमोक्रेटिक होगी आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो अनडेमोक्रेटिक वाली कंट्री की है, तो वहाँ पे आपने अनडेमोक्रेटिक लिख देना है। अगर आपको लगेगा कि आपको पता ही नहीं है, आप श्योर ही नहीं हो कि ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है, तो वहाँ पे आप लिखोगे नॉट श्योर, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों सेम है, आपको दोनों के बारे में खुद ही करना है। हम करेंगे 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट। नहीं होगा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन नहीं पता चलेगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे फिर से पूछ लीजिएगा। देन उसके बाद जो है 3rd क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आपको 3rd क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, वाई। आपको ये नीचे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा जो आर्ग्यूमेंट है वो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है, ठीक है। अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है और वो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है, और अगर वो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है तो वो क्यों नहीं है, आपको इसका आंसर जो है वो देना है। ये 4 आर्ग्यूमेंट्स आपको पूछे हुए हैं, ठीक है। जैसे पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन अ डेमोक्रेसी, ये जो है ये अच्छी चीज़ है, अच्छा आर्ग्यूमेंट है और ये डेमोक्रेसी के फेवर में है। देन उसके बाद आप बोलोगे डेमोक्रेसी इज रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स। हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी अगर होती है तो वो अगर कोई भी हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको ये सुलझा सकती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, ये भी मैंने आपको बताया था। अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेही होती है पीपल्स को, अगर कुछ गलत करेगी या कोई भी डिसीजन लेगी तो उसको जवाब देना होता है लोगों को। देन उसके बाद डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरियस देन अदर, ये जो स्टेटमेंट है ना ये गलत है, ना ही हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो क्यों नहीं सही है ये आर्ग्यूमेंट, क्यों डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है, यही चीज़ हमने जो है वो इसके अंदर देखनी है। तो देखिए क्या है, जो ऑप्शन डी है ना ये जो है वो मतलब फेवर में नहीं है डेमोक्रेसी के। क्यों फेवर में नहीं है, बिकॉज अगर आप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो जैसे अगर आप इंडिया की बात करें और श्रीलंका की बात करें तो ये दोनों कंट्री जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरियस नहीं है जितनी सऊदी अरेबिया है और चाइना है। बिकॉज सऊदी अरेबिया के अंदर मोनार्किस्ट कंट्री जो है वो देखने को मिलेगी, मोनार्किस्ट रूल जो है वो देखने को मिलेगा। मोनार्की रूल जो होता है वो रूल होता है राजों का। सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता है प्रिंस होता है। और अगर आप चाइना की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ही चलती है, जो अपना रूल जो है वो चलाती है। तो इंडिया और श्रीलंका जो है वो इतनी प्रॉस्पेरियस, इतनी समृद्ध, इतनी संपन्न कंपनी नहीं, कंट्रीज नहीं है जितनी सऊदी अरेबिया और चाइना है। एक प्रॉस्पेरिटी यानी कि कंट्री को समृद्ध बनाने के लिए, प्रॉस्पेरियस बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। जैसे कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे हैं, पॉलिसीज़ कैसी बनाई गवर्नमेंट ने, इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एक कंट्री को प्रॉस्पेरियस बनाने में। दैट्स वाई जो ऑप्शन डी है वो क्या है, गलत है, वो फेवर में नहीं है। अब आपको 4th क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ईच ऑफ दी स्टेटमेंट, आपको नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। तो बोल रहा है ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कंटेन्स अ डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट। आपको जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई है ना उन दोनों स्टेटमेंट मतलब उन सभी स्टेटमेंट्स में एक एलिमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए और एक जो है वो अनडेमोक्रेटिक होना चाहिए। राइट आउट द 2 सेपरेटली फॉर ईच स्टेटमेंट। आपको दोनों जो मतलब स्टेटमेंट्स दी हुई है ना, आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उन तीनों स्टेटमेंट्स में आपने अलग अलग तरह से बताना है कि कौन सा डेमोक्रेटिक एलिमेंट है और कौन सा अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है। अगर आप ऑप्शन ए की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कंफर्म टू द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि एक मिनिस्टर बोल रहा है कुछ ऐसे लॉज जो हैं वो पार्लियामेंट को पास करने चाहिए ताकि जो भी रेगुलेशन या जो भी चीज़ें जो है वो डिसाइड की जा रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड और पार्लियामेंट को कुछ लॉज जो है वो पास करने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन सा डेमोक्रेटिक यहाँ पे एलिमेंट है और कौन सा अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ बोली हुई है, द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड। दैट मीन्स जो इलेक्शन कमीशन है ना वो बोल रहा है कि रीपोलिंग यानी कि वोटिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर वापस करवाई जाएगी, बिकॉज वहाँ पे लार्ज स्केल रिगिंग यानी कि बहुत सारी हेरा फेरी जो है वो देखने को मिली है। इसीलिए वो बोल रहा है कि
यहाँ पे रिपोलिंग वापस करवाई जाए। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है, अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ देखिए क्या है, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ बेयरली रीच 10%। वुमेन्स की जो रिप्रेजेंटेशन है ना पार्लियामेंट के अंदर, वो सिर्फ 10% तक ही पहुँच पाया है। दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड, यही चीज़ जो है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को वो डिमांड करने को बोल रही है कि 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए होनी चाहिए। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक क्या है और अनडेमोक्रेटिक क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पे आंसर में। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी ना आपकी, जहाँ पे बोला गया था कि एक मिनिस्टर जो है वो बोल रहा है कुछ लॉज जो है वो पार्लियामेंट को पास करने चाहिए, ताकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिसीजन लेगी, कोई भी मतलब बात रखेगी, वो हम सबको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक क्या था कि कुछ ऐसे लॉज जो है वो पास करने चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा, ये जो चीज़ थी ना ये डेमोक्रेटिक थी। लेकिन हर लॉज जो भी मतलब कोई भी चीज़ होगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है कि उसकी हर एक चीज़ हमें जो है वो पता होनी चाहिए या हमें भी उसके साथ डिस्कशन करने का मौका मिलना चाहिए। ये चीज़ जो थी अनडेमोक्रेटिक हो जाती है। सेकेंड आपको क्या बोला हुआ था कि जो इलेक्शन कमीशन है ना वो क्या कर रहा है, वो रिपोलिंग के लिए वापस डिमांड कर रहा है, बिकॉज उसको लगा कि हेरा फेरी जो है वो इलेक्शन में हुई है। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक क्या है और अनडेमोक्रेटिक क्या है, तो डेमोक्रेटिक अगर हम देखें तो वो ये था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिपोलिंग के लिए ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, उसके पास ये राइट है। लेकिन लार्ज स्केल रिगिंग वॉज रिपोर्टेड, यहाँ पे करप्शन क्यों, ये चीज़ देखने को क्यों मिली, अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट जो है यहाँ पे आ जाता है। हेरा फेरी क्यों हुई यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। आगे जो है वो बोल रहा है, थर्ड में बोला कि वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन हार्डली 10% तक ही पहुंची है। अब वुमेन जो है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिमांड कर रही है कि हमारी 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक है कि दिस लेड टू, यानी कि इस चीज़ की वजह से क्या हुआ है, वुमेन्स की जो सीट्स हैं वो 1/3 सीट जो है वो डिज़र्व करती हैं। दैट मीन्स कि अब वुमेन जो है वो 33% जो है सीट्स वुमेन्स इसके लिए डिमांड कर सकती हैं पार्लियामेंट के अंदर, 33% वुमेन्स को सीट्स मिलनी चाहिए। और अनडेमोक्रेटिक क्या है कि वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कभी भी 10% तक नहीं पहुंच सकती, यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि मतलब वुमेन्स की जो सीट्स हैं वो 10% तक भी नहीं पहुंच सकती। बट ये है अनडेमोक्रेटिक, यानी कि उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और ऐसा यहाँ पे डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ these is not a valid reason for arguing that there is a lesser possibility of famine in a democratic country। यानी कि आपको नीचे कुछ 3-4 रीजंस दिए हुए हैं और उसके ऊपर आपने आर्ग्यूमेंट करना है कि बताना है कि कौन सा रीज़न जो है वो मतलब सही नहीं है, यानी कि जिसकी वजह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फेमाइन के आने के चांसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं। ठीक है, पहला बोला है अपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टारवेशन, कि जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, जैसे कि दो पार्टीज खड़ी हुई कांग्रेस और बीजेपी, एक जो होगी वो अपोजिशन पार्टी होगी, यानी कि अगर बीजेपी जीत गई तो कांग्रेस जो है वो अपोजिशन पार्टी रहेगी बीजेपी के लिए। तो यही बोल रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज होंगी ना वो ध्यान देंगी कि स्टारवेशन यानी कि भूखमरी और जो भूख है वो देश के अंदर ना आए। फिर उसके बाद क्या बोला है कि जो फ्री प्रेस, ठीक है, कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जहाँ पे भी फेमाइन हुआ होगा, फेमाइन का मतलब क्या होता है, भुखमरी आ जाना, ठीक है, सूखा पड़ जाना बोल सकते हो आप, खाने को नहीं मिलना। तो प्रेस जो है वो क्या करेगी, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगी और देखेगी कि कहाँ पे फेमाइन जो है वो है या लोग जो है वो फेमाइन से सफ़र कर रहे हैं। थर्ड आ जाता है गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो डर जाएगी। क्यों डर जाएगी कि अगर वो जो है मतलब गवर्नमेंट हार जाएगी, उसको ये डर रहेगा कि अगर फेमाइन आ गया तो वो नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो हेल्ड नहीं करवा पाएगी। दैट मीन्स कि ये जो तीनों रीजंस थे ना ये तीनों फेवर में थे। दैट मीन्स ये तीनों चीज़ें अगर रहेंगी तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फेमाइन के आने के चांसेस कम रहेंगे। अब हम फोर्थ लास्ट पार्ट देखते हैं, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिसाइज एनी रिलीजन। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है, ये वैलिड नहीं है, यानी कि इस चीज़ का फेमाइन से कोई नाता नहीं है। क्यों नहीं है, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए क्या बोला जा रहा है, जो ऑप्शन डी है ना जिसमें बोला गया है कि लोग जो हैं उन वो किसी भी तरह का धर्म अपना सकते हैं, अपने मतलब विश्वास रख सकते हैं किसी भी भगवान के ऊपर। तो किसी भी भगवान के ऊपर विश्वास रखने से और एक फेमाइन आने से, ठीक है, क्या हो, कोई मतलब कोई रिलेट नहीं कर रहा है ये चीज़। तभी जो ऑप्शन डी है वो एक वैलिड रीज़न नहीं है, बिकॉज रिलीजन को प्रैक्टिसाइज करना एक फेमाइन को रोकने से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, कोई भी धर्म जो है वो किसी फेमाइन को आने से रोक नहीं
नहीं सकता है, यही चीज़ यहाँ पे बोलेगी, या यही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, वैलिड नहीं है। आगे 6th क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, देखिए, देयर आर 40 विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 40 विलेजेस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो नो प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, उसने कोई भी एहतियात जो है वो नहीं बरते पानी पीने के लिए। दीज विलेजेस मेट एंड कंसीडर्ड मैनी मेथड्स ऑफ फोर्सिंग द गवर्नमेंट। और ये जो विलेजेस थे ना, ये जो 40 विलेजेस के मतलब 40 गाँव के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम मिलेंगे, और क्या बहुत सारे मतलब इन्होंने मेथड्स लगाए, जरिए लगाए, ताकि ये गवर्नमेंट को फोर्स कर सके कि वो उनकी नीड पे रिस्पॉन्ड करे। दैट मीन्स कि उन 40 विलेजर्स की, उन 40 गाँव के लोगों की डिमांड क्या थी कि उनको पानी पीने के लिए कुछ उनके पास सोर्स होना चाहिए। तो वो सारे क्या कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब मिलेंगे एंड क्या करेंगे, गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे ताकि वो क्या कर सके, कोई उनकी ज़रूरत के ऊपर जो है वो मतलब सोच सके। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक मैथड। ये जो आपको नीचे मैथड्स दिए होंगे हुए ना, आपको बताना है कि कौन सा मैथड जो है वो डेमोक्रेटिक मैथड नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई जाती है ताकि लोगों के हित के लिए काम हो। तो ये जो नीचे रीजंस दिए गए हैं, मैथड्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मैथड जो है वो सही नहीं है, डेमोक्रेटिक मैथड नहीं है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं पहले। देखिए क्या बोल रहा है, फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट्स क्लेमिंग दैट वाटर इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो कोर्ट के अंदर केस लगा सकते हैं, केस जो है FIR करवा सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई हमें जो है हमारा पानी जो है वो अधिकार है, हमारी ज़िंदगी का मतलब एक जरिया है हमें जीने का, तो वो हमारा एक राइट टू लाइफ, मतलब हमें ज़िंदगी जीने का एक हमारा अधिकार है, तो वो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, यानी कि केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये एक हमारा डेमोक्रेटिक मैथड है। ठीक है, हमारे पास अधिकार है। बायकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टीज, यानी कि बायकॉट करना मतलब होता है बहिष्कार करना, उस चीज़ को छोड़ देना। तो नेक्स्ट इलेक्शन को वो छोड़ देंगे ताकि सभी पार्टीज़ के लोगों को मैसेज मिल जाए। दैट मीन्स कि देखो हम पार्टीज़ को क्यों चूज़ करते हैं, ताकि वो हमारी डिमांड्स को, हमारी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, इलेक्शंस को ही नहीं करेंगे। अगर इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो सभी पार्टी वाले जो है उनको समझ आ जाएगा, ये भी उनका अधिकार है, वो भी ये कर सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड क्या बोला है, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो कुछ ये लोग जो हैं वो पब्लिक मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठा सके। ये भी जो है क्या है, डेमोक्रेटिक मैथड है। अब लास्ट आ गया फोर्थ, पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर। ये जो है ना, ये अनडेमोक्रेटिक हो जाता है, ये डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पैसे देना ताकि वो क्या कर सके, पानी ले सके। ये आ जाएगी करप्शन, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आंसर जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो फोर्थ मेथड था ना डेमोक्रेटिक मेथड का, द मेथड मेंशन इन ऑप्शन डी, जो मेथड डी ऑप्शन में मेंशन किया है वो एक डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है, बिकॉज वो एडवोकेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो पैसा दे रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर को, और ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं होता एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, क्योंकि इसको करप्शन माना जाता है। ठीक है, यही इसलिए बोला गया है कि ये डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है। देन उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7th क्या बोल रहा है, राइट अ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आपको क्या करना है, एक रिस्पॉन्स जो है वो बताना है, देना है। ये जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स आपको नीचे दी गई हुई हैं, इसके लिए आपको बताना है कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कौन सा है। जैसे अगर आप पहली बात करें, पहला वाला क्या है, आर्मी इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री। कि मतलब जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए हुए हैं और आपको उसके लिए एक रिस्पॉन्स लिखना है, एक जवाब लिखना है कि वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्यों है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की कि आर्मी जो है बहुत ही डिसिप्लिन में रहती है और वो करप्शन नहीं करती है। ठीक है, कंट्री के अंदर, तो आर्मी को ही कंट्री को रूल करना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, क्या ये सही है, ये डेमोक्रेसी के मतलब फेवर कर रहा है, तो ये फेवर नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बताऊंगी क्यों फेवर नहीं कर रहा है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। रूल ऑफ द मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, मतलब ज़्यादा लोग जो हैं, मोर इन, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, मोर इन पीपल। तो जो ज़्यादा लोग हैं क्या वो रूल कर सकते हैं इग्नोरेंट पीपल, यानी कि वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्या वो उनको इग्नोर कर सकते हैं। व्हाट वी नीड इज़ द रूल ऑफ द वाइस इवन इफ़ दे आर इन स्मॉल नंबर्स। क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग ज़्यादा मतलब बहुत समझदार हैं लेकिन वो नंबर में कम हों, तो क्या ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है? हाँ, ये भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ये भी स्टेटमेंट जो है वो
फेवरेबल नहीं है। आगे बोल रहा है इफ़ वी वांट रिलीजियस लीडर्स टू गाइड अस इन अ स्पिरिचुअल मैटर्स, क्या अगर हम किसी एक रिलीजियस लीडर को गाइड करते हैं, मतलब उसको फॉलो करते हैं, तो वो हमें स्पिरिचुअल मैटर से रिलेटेड जो है वो गाइड करता है, तो वाई नॉट इन्वाइट देम टू गाइड अस इन अ पॉलिटिकल्स एज वेल, तो हम उसको क्यों नहीं बुला लेते कि वो हमें पॉलिटिकल से रिलेटेड भी गाइड करें। द कंट्री शुड बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर, तो ये बोल रहा है कि जो कंट्री है ना उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस लीडर्स का रूल होना चाहिए। पहला इन्होंने बोला कि आर्मी जो है वो रूल करेगी कंट्री को, दूसरा इन्होंने बोला कि जो मेजॉरिटी का रूल होगा वो रूल करेगा कंट्री को, और तीसरा इन्होंने बोला जो रिलीजियस लीडर्स होंगे वो करेंगे कंट्री को रूल। तो ये सारी स्टेटमेंट जो है ये अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के। क्यों अगेंस्ट है, इसका आंसर हम जो है वो अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला आर्मी इज़ अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी जो है वो डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नो डाउट, हाउएवर इट इज़ अनफेयर इफ़ एन आर्मी रूल्स, ये जो है ये गलत हो जाएगा अगर आर्मी जो है वो रूल करेगी। एज द आर्मी वॉज नॉट चूजन बाय द सिटीजन्स, क्यों, क्योंकि आर्मी को जो चूज़ करते हैं वो सिटीजन्स नहीं चूज़ करते हैं, एंड हैंस इट विल बी अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, और ये जो है ये अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस रहेगी। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो है ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। सेकंड क्या बोला इन्होंने, देखिए जो मेजॉरिटी का रूल था, रूल ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट द रूल ऑफ द इग्नोरेंट पीपल, जो मेजॉरिटी का रूल होगा वो इग्नोरेंट पीपल का रूल नहीं हो सकता है। विजडम इज सब्जेक्टिव, विजडम जो है बुद्धिमान लोग जो है वो सब्जेक्टिव होंगे, एंड जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स के द्वारा रन की जाती है जिसको लॉ और ऑर्डर के बारे में पता होता है, ठीक है, यानी कि जिन लोगों को कानून के बारे में पता होता है वही लोग जो है वो कंट्री को रन कर सकते हैं, ना कि मतलब मेजॉरिटी वाले लोग जिनको मतलब थोड़े बुद्धिमान होंगे, ठीक है, वो लोग जो है वो कंट्री को रन नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो लोग कंट्री को रन कर सकते हैं जिनको लॉ और ऑर्डर के बारे में नॉलेज होती है। इसलिए वो जो सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट थी वो भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थी। थर्ड क्या बोल रहा है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये दोनों चीज़ें जो है ये दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग है। रिलीजन अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है। वाइल रिलीजन कैन गाइड समवन टुवर्ड्स रिलीजियस अफेयर्स, कि रिलीजन जो है एक धर्म जो है वो किसी को रिलीजियस अफेयर्स के थ्रू जो है या रिलीजियस अफेयर्स के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, गाइड करेगा। इट कैन नॉट बी अ गाइड एनीवर फॉर पॉलिटिक्स, वो उसको पॉलिटिक्स के लिए गाइड नहीं कर सकेगा, जो कि एक सेगमेंट है नेशन का, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशन का, ठीक है। रिलीजन भी अपने लिए एक जगह इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिक्स भी अपनी जगह पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो आ जाता है 8। तो क्या बोल रहा है, देखिए आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू वाई, जो नीचे आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हर किसी की अपनी अपनी क्या है, एक वैल्यू है, तो अगर वैल्यू है तो वो क्यों है। जैसे पहला इन्होंने बोला फादर टू डॉटर, पापा अपनी बेटी को बोल रहा है आई डू नॉट वांट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज, मैं तुम्हारी कोई भी तरह की सलाह जो है नहीं सुनना चाहता तुम्हारी शादी को लेके। हमारी फैमिली में बच्चे जो है वहाँ शादी करते हैं जहाँ पे उनको बाप या पेरेंट्स माँ बाप जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी एक अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यू है तो क्यों है, ठीक है, वो हम अभी बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, टीचर टू स्टूडेंट, एक टीचर जो है अध्यापक जो है वो बच्चे को बोल रहा है डू नॉट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन बाई आस्किंग मी क्वेश्चन इन द क्लासरूम, मुझे परेशान मत करो, मेरी कंसंट्रेशन को ख़राब मत करो बार बार क्लासरूम के अंदर क्वेश्चन पूछ के। देन उसके बाद क्या है, एक एम्प्लॉय जो है, एक वर्कर जो है वो ऑफिसर को बोल रहा है ओवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ, हमारा जो काम करने का समय है उसको कम कर देना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इसके अंदर डेमोक्रेसी जो है वो होनी चाहिए और उसकी क्या वैल्यू है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या है इसका, स्टेटमेंट ए एंड बी आर अनडेमोक्रेटिक, जो स्टेटमेंट ए और बी है ये दोनों क्या है, अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे उनको किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया जा रहा, राइट नहीं दिया जा रहा है। जैसे फर्स्ट में बोला कि पापा ने बोल दिया हम यहाँ पे मैं तुम्हारी जो है वो राय नहीं मांगूंगा क्योंकि हमारे घर में ये है कि जहाँ माँ बाप बोलेंगे बच्चे वहाँ शादी करेंगे। यहाँ पे गर्ल को मना किया जा रहा है कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन जो है वो खुद नहीं ले सकती, दैट इज़ वाई ये अनडेमोक्रेटिक है। बी पार्ट की अगर आप बात करें तो एक बच्चे को रोका जा रहा है कि वो अपने एक्सप्रेशन अपने व्यूज़ जो है वो सामने नहीं रख सकता है, उसको कुछ पूछना है तो वो नहीं पूछ सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मना किया जा रहा है कि वो अपने डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं कर सकता क्लास में क्वेश्चंस पूछ के, ठीक है, इसलिए ये दोनों अनडेमोक्रेटिक थे। लेकिन जो स्टेटमेंट सी थी वो डेमोक्रेटिक है, बिकॉज रूल्स आर बीइंग फॉलोड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पर्सन्स, रूल्स जो हैं वो क्या किए जाएंगे, वो फॉलो किए जाएंगे, ठीक है, एक पर्सन्स के बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या है जो है वो डेमोक्रेटिक आप बोल सकते हो वैल्यू जो है यहाँ पे इम्प्लाई कर रही है, यहाँ पे नहीं कर रही है, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो देखेंगे अभी हम। तो 9th क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है,
कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अ कंट्री। आपको कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं और उसको आप कंट्री से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स दिए हैं, आपको डिसाइड करना है कि क्या हम उसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। अगर हम बोल सकते हैं तो आप अपने डिसीजन को सपोर्ट करिए, उसके लिए एक जवाब दें। ठीक है, ये आपको डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स पूछे हुए हैं, 5 तरह के आपको फैक्ट्स पूछे हुए हैं कंट्री से रिलेटेड। जैसे ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। तो ये बोल रहा है कि जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनके पास अधिकार है वोट देने का, और इलेक्शन जो है वो रेगुलरली क्या करने चाहिए, कंडक्ट करवाने चाहिए। तो इसका आंसर हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए, इट इज़ अ डेमोक्रेसी एज सिटीजन्स आर अलाउड टू वोट एंड चूज देयर गवर्नमेंट। तो ये एक डेमोक्रेसी है बिकॉज सिटीजन्स जो है यहाँ पे उनको अलो है, यहाँ पे उनको परमिशन मिली हुई है कि वो वोट दे सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज कर सकते हैं। तो ये हम इसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका सेकेंड पार्ट, क्या पूछा हुआ है, द कंट्री टुक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज। एक कंट्री है यानी कि इंडिया है, इसने क्या किया है, इंटरनेशनल एजेंसी से लोन उठा रखा है। वन ऑफ द कंडीशन फॉर गिविंग लोन, एक कंडीशन ये रखी है लोन देने की कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, रिड्यूस इट्स एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो ये बोल रही है कि हम आपको एक ही कंडीशन पे जो है वो लोन देंगे कि जब गवर्नमेंट जो है यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर होने वाले खर्चे को कम कर देगी। तो क्या ये डेमोक्रेसी है या अनडेमोक्रेसी है, तो हम ये भी देखेंगे। तो ये क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। इट इज़ अनडेमोक्रेटिक एज कंट्री सीम्स टू बी अंडर इकोनॉमिक पेनल्टीज। क्योंकि अगर कंट्री ऐसा करेगी तो वो क्या है, उसको बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड इट मीन्स पीपल ऑफ द कंट्री आर नॉट फ्री टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। और इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो कंट्री के लोग हैं, देश के जो लोग हैं, वो फ्री नहीं है, उनको किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कि वो अपने इकोनॉमिक डिसीजंस खुद ले सकें। ठीक है, इसलिए ये जो फैक्ट था ये क्या है, अनडेमोक्रेटिक था। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, पीपल सीक मोर देन 7 लैंग्वेजेस, स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेजेस। लोग जो हैं वो 7 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, बट एजुकेशन इज़ अवेलेबल ओनली इन 1 लैंग्वेज। लेकिन एजुकेशन जो है, विद्या जो है, पढ़ाई जो है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में की जाती है, द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% पीपल ऑफ दैट कंट्री। लेकिन क्या बोला हुआ है, द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% पीपल, वो लैंग्वेज जो 52% ऑफ पीपल बोलते हैं कंट्री के अंदर, उस लैंग्वेज में उनको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है? तो इट इज़ अनडेमोक्रेटिक, ये अनडेमोक्रेटिक है बिकॉज आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है कंट्री की, उनको कैन नॉट हैव प्रॉपर एजुकेशन एज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। कि यहाँ पे क्या बोला है, क्यों अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है कंट्री की, उनको प्रॉपर एजुकेशन के बारे में नहीं पता है। बिकॉज एजुकेशन जो है वो अगर एक ही लैंग्वेज में एजुकेशन जो है वो की जाएगी तो उस एजुकेशन के अंदर सभी लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती हैं। ठीक है, तो उनको ना समझकर लोग जो है वो एजुकेशन नहीं ले पाते। इसलिए अगर ऐसा होगा तो लोग जो है वो अनडेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो है वो फॉल करेंगे, वो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फॉल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको पूछा हुआ है, सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस हैव गिवन अ कॉल फॉर पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस। कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उन्होंने एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन जैसे नारेबाजी लगाना, रैलीज वगैरह निकालना, तो उन्होंने एक बहुत ही शांतिपूर्वक रैली निकाली है। एंड नेशन वाइड स्ट्राइक्स इन द कंट्री, और कंट्री के अंदर नेशन वाइड स्ट्राइक्स की गई हैं टू अपोज दीज पॉलिसीज़, इन पॉलिसीज़ को अपोज करने के लिए, यानी कि उसका विरोध करने के लिए। गवर्नमेंट हैज़ अरेस्टेड दीज लीडर्स, और गवर्नमेंट ने क्या किया, उन लीडर्स को अरेस्ट कर दिया जिन्होंने रैलीज निकाली, जिन्होंने स्ट्राइक्स करवाई। ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया। तो क्या ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है? तो ये भी अनडेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इंडिविजुअल्स के पास राइट है कि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें और असेंबल कर सकें पीसफुली, यानी कि वो रैलीज निकाल सकते हैं, पीसफुली रैलीज निकाल सकते हैं, बिना किसी को हार्म किए वो रैलीज निकाल सकते हैं, ये उनके पास अधिकार है। ठीक है, तो ये जो था, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक होती है। तो आगे क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट ऑन्स द रेडियो एंड टेलीविजन इन द कंट्री। जो गवर्नमेंट है वो रेडियो टेलीविजन को खरीद लेती है कंट्री के अंदर। जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पब्लिश। जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो किसी भी न्यूज़ को पब्लिश करने से पहले उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कोई भी एक्शन ले सकती है। तो ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है? ये भी अनडेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी ओपिनियन को सेंसरशिप के थ्रू जो है वो सप्रेस नहीं कर सकती, यानी कि किसी भी इंसान के एक्सप्रेशन को, थॉट्स को, फीलिंग्स को बाहर आने से नहीं रोक सकती है। दैट्स वाई ये जो है ये अनडेमोक्रेटिक है।
तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, उसको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, दैट्स वाई वो क्वेश्चन मैंने रहने दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी करना होगा तो कोई बात नहीं, आपको मैं बता देती हूँ उसमें क्या है। उसमें पूछा हुआ है, एक 2004 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी यूएसए के द्वारा, जिसमें क्या था, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज़, कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी जो थी वो बढ़ रही थी। इनइक्वालिटी जो थी वो इनकम से रिलेटेड थी, ठीक है। पार्टिसिपेशन नहीं हो रही थी, लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे डेमोक्रेसी के अंदर। तो इट आल्सो शेप द एबिलिटीज़ टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। और वो क्या कर रही थी, मतलब गवर्नमेंट जो भी डिसीजन देती थी ना वो उनको चुपचाप मानना पड़ रहा था। तो कुछ उसके हाईलाइट पॉइंट्स किए गए हैं, आपको क्या करना है, वो जो पॉइंट्स है ना उनको पढ़ना है, देन आपको उसके उस डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी के ऊपर एक ऐसे लिखना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको इसके थ्रू दी गई है, इस रिपोर्ट के थ्रू जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उनकी एग्जांपल्स को यूज़ करना है, और आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखनी है, और वो एग्जांपल्स आपने इंडिया से लेनी है, ठीक है। तो ये था आपका उसके अंदर, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, दैट्स वाई मैंने रहने दिया है। तो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको करवा दिया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।